हेलो गाइस, तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर पी ब्लॉक एलिमेंट्स। ये चैप्टर अपने आप में ही काफ़ी बड़ा है और इसमें जो वेटेज है इसका वो भी काफ़ी ज़्यादा होता है। आप कोई भी एग्जाम देख लीजिए, नीट, जेई, उसी प्रकार से बोर्ड एग्जाम में भी पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए वो मैंने पिक किए हैं, क्योंकि इनमें से आपको कुछ क्वेश्चंस जरूर देखने को मिल सकते हैं। क्योंकि पी ब्लॉक अपने आप में ही इतना बड़ा चैप्टर है कि अगर आप इसकी एक बार एनसीईआरटी की रीडिंग नहीं करते हो ना, तो आप बहुत ही ज़्यादा जो है अपने साथ ही धोखा कर रहे हो। एक बार आपको पी ब्लॉक एलिमेंट्स की एनसीईआरटी को जरूर पढ़ना है। उसके बाद जो ये मैं एमसीक्यूज करवा रहा हूँ, अगर ये आप कंप्लीट कर लेते हो तो आपको पूरे के पूरे 100% क्वेश्चन जो है आपसे बन जाने वाले हैं। आपको सारे के सारे क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है और साथ ही आपको एक एग्जाम्पलर आती है ना, उसे भी आप जरूर सॉल्व कर लें, क्योंकि पी ब्लॉक एलिमेंट्स काफ़ी बड़ा है। इसमें से जो क्वेश्चन है ना वो कहीं से भी आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए एक बार आप इसकी एनसीईआरटी को जरूर से जरूर पढ़ के जाने वाले हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16R, मतलब इसमें हमसे क्या पूछ रहा है, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब होता है किसी भी चीज को तोड़ना। अगर हम किसी भी चीज को ब्रेक करने की बात कर रहे हैं तो अगर आप देखोगे जैसे जैसे हम आपके 16 ग्रुप में जाते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और ये आपका आ जाता है टेरिलियम, तो आपका उससे टीपो जो है आपको इस आसानी से आप इसे याद कर सकते हो ऑक्सीजन फैमिली को। अगर आप इसके साइज की बात करोगे तो ऑक्सीजन का साइज मान लो छोटा है, तो जैसे जैसे हम नीचे बढ़ते हैं ना इसकी साइज जो है वो इंक्रीज होते जाती है। ठीक है, जैसे जैसे अगर साइज इंक्रीज होगी, बॉन्ड की साइज इंक्रीज होगी, तो इसे ब्रेक करना उतना ही ज़्यादा आसान होने वाला है। अगर ब्रेक करना आसान है तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगी, मतलब थोड़ी भी हीट करोगे ना तो ये बहुत ही जल्दी ब्रेक हो जाने वाला है। तो जो हाइड्राइड्स के बॉइलिंग पॉइंट की अगर हम बात करते हैं ना, तो सिंपल हो जाता है कि जैसे जैसे साइज बढ़ते जाता है बॉइलिंग पॉइंट जो होती है आपकी घटते चली जाती है, क्योंकि थोड़ी भी हीट करने पे वो बहुत ही जल्दी जो है वो बॉइल हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसका आंसर हो गया बी, क्योंकि जो H2O है इसकी बॉइलिंग पॉइंट थोड़ी ज़्यादा हो जाती होती है एज कंपेयर टू H2S, H2SC और H2T। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 हमसे कह रहा है कि द सेट विद करेक्ट ऑर्डर ऑफ एसिडिटी। अगर एसिडिटी के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है ना, अगर आप देखते हो कि सारे कंपाउंड आपको लगभग एक जैसे लग रहे हैं, बस यहाँ पे कुछ कुछ नंबरिंग की अंतर है, जैसे यहाँ 3 हो गया, 4 हो गया, यहाँ 1 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, इसमें आपको क्या करना होता है, आपको जैसे यहाँ पे जो क्लोरीन है ना वो सेंट्रल एटम है, हम क्या करेंगे इसके ऊपर जो है हम निकाल लेंगे ऑक्सीडेशन नंबर। अगर इसके ऑक्सीडेशन नंबर को निकालते हो और फिर जिसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा आता है उसकी एसिडिटी भी उतनी ही ज़्यादा होने वाली है। अगर हम एक एक करके निकालते हैं, सबसे पहले हम HClO की बात करते हैं, तो HClO का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होगा, O का होता है -2, तो H का आपका हो जाएगा +1 और हम Cl का हमें निकालना है +x और ये आपका हो जाएगा -2 = 0। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू हो जाएगी ना वो आपकी +1 आ जाएगी। ऐसी HClO में जो इसका Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +1 है। HClO2 में जो आपका कितना है, +3 है, आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपका जो कितना है 3 दूनी 6, 6 में से गया आपका हो गया +5 और ये आपका कितना है +7। ठीक है, तो इस तरह से अगर आप देखोगे कि ए में ना जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर सबसे ज़्यादा आ रहा है। HClO4 में जो Cl का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, +7 में एग्जिस्ट कर रहा है और HClO3 में कैसा है, +5 में है, तो इसकी एसिडिटी कम हो गया और ये बिल्कुल सही है। तो आप इसे आसानी से लगा देंगे कि जैसे जैसे सेंट्रल एटम का ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगा वैसे वैसे उसकी एसिडिटी भी जो है वो बढ़ती हुई चली जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है हीलियम इज प्रीफर्ड टू बी यूज्ड इन बैलून्स इंस्टेड ऑफ हाइड्रोजन। आप देखते हो कि जो हवा में जो गुब्बारे होते हैं ना वो इस तरह से उड़ते रहते हैं, तो आप उसमें देखोगे कि उस गुब्बारे में क्या किया जाता है, आपके हीलियम को फिल किया जाता है, ना कि हाइड्रोजन को। और आपको पता है कि हाइड्रोजन जो है वो ज़्यादा हल्का है एज कम्पेयर टू हीलियम। अगर H2 की बात करोगे तो इसका एटॉमिक मास कितना आ जाता है, आपका 2 आ जाता है, लेकिन हीलियम का एटॉमिक मास होता है 4। लेकिन फिर भी हम हीलियम को क्यों प्रीफर करते हैं, क्योंकि हीलियम को हम इसलिए प्रीफर करते हैं ना, मान लीजिए ये जो गुब्बारा बैलून है वो ऊपर जा रहा है और कभी ये बर्स्ट कर जाता है, तो बर्स्ट करने के कारण जो होता है वो H2 जो होता है वो उसमें जो है वो आपका जलने लग जाता है, मतलब H2 जो है हम उसे बहुत ज़्यादा आसानी से कम्बेसेबल होता है। लेकिन हीलियम जो होता है वो इनकम्बेसेबल होता है, आसानी से वो नहीं जलता है। इसलिए हम क्या करते हैं, बैलून के अंदर हीलियम का यूज करते हैं, ना कि हाइड्रोजन का। तो अगर आप इसमें लाइटर देन हाइड्रोजन, ऐसा बात तो है नहीं, इनकम्बस्टिबल, तो ये आपका जो है इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर ऑफ
हेलोजन एसिड। तो हेलोजन एसिड की आपको रिड्यूसिंग पावर आपको बतानी है। तो रिड्यूसिंग पावर में ना आपको एक ही चीज़ याद रखनी है कि जैसे जैसे अगर आप इसमें जाओगे, जैसे कि आपका क्या होता है, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, इसके जो भी आपके जो हाइड्रोजन एसिड्स होते हैं, जैसे HF हो गया, HCl हो गया, तो जैसे जैसे हम ऊपर से लेकर के नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो उसका जो है रिड्यूसिंग नेचर उसी तरह से जो है वो बढ़ते जाता है, मतलब उसका रिड्यूसिंग पावर जो है वो बढ़ता है। और हम इसे कह देंगे जैसे कि HF का रिड्यूसिंग पावर सबसे कम होने वाला है। तो ऑप्शन में देखोगे, ऑप्शन नंबर ए हमें मिल गया कि HF का जो सबसे कम है और HI का सबसे ज़्यादा है। तो सिंपल क्वेश्चन, इसमें कोई भी ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। कहाँ गया क्वेश्चन, ये रहा ए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन, कि इनमें से जो 4 ऑप्शन दिए इसमें से कौन सा जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन को शो कर रहा है। तो आपको क्या करना है, आपको हर एक में आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। अगर आप देखोगे कि एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है, तो उस केस में हम कह देंगे कि वो चीज़ जो है वो रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है। आप एक एक करके सबकी निकालते हैं, हम सबसे पहले एक ही निकाल लेते हैं। जैसे ZdF4 हो गया, तो ZdF4 में जो Zd का ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितना है, वो +4 है। तो यहाँ पर जो है ये किस स्टेट में, ये है +4 में। और यहाँ पे अगर हम ऑक्सीजन की बात करेंगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पर +1 में। अगर आप इसे निकालोगे तो आपको पता चल जाएगा कि फ्लोरीन का कितना होता है, -1 होता है। -1 जो मल्टीप्लाई 2 से करेंगे, उधर जा करके आपका कितना हो जाएगा, +2, उसे 2 से डिवाइड करेंगे तो +1 आ जाएगा। ऐसे अगर ZdF6 की निकालते हो तो इसमें आपका जो है वो +6 आ जाने वाला है और इसका जो ऑक्सीजन का आपका कितना आने वाला है, 0। अगर हम इसमें देखते हैं तो इसमें जो जीनोन है, तो जीनोन का यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो अगर एक ही रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और रिडक्शन भी हो रहा है तो वो रिएक्शन जो है आपका रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है। तो हमें पहले में ही मिल गया कि ये हमारा रेडॉक्स रिएक्शन है, तो हम इसका आंसर लगा देंगे। अगर आप चाहे तो आगे भी चेक करोगे, आगे चेक करोगे ना तो आपको कोई भी रिएक्शन में दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक साथ नहीं होते दिखेगा। तो आपका जो है ऑप्शन नंबर ए यहाँ से करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरीन रिएक्ट विद एक्सेस अमोनिया। मतलब तो आपको रिएक्शन के जो पोर्शन होते हैं ना, ये भी इस चैप्टर में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ज़्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं बाकी सब चीज़ तो कर लेते हैं लेकिन वो रिएक्शन को नहीं करते हैं, फिर रिएक्शन को वो करना भूल जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि एक्सेस अमोनिया का अगर हम रिएक्शन करवाते हैं किसके, क्लोरीन के साथ, अगर एक्सेस अमोनिया है तो हमने बहुत ही ज़्यादा हमने अमोनिया ले लिया, NH3 हमने ले लिया, इसकी रिएक्शन हमने किसकी करवा ली, क्लोरीन के साथ। मान लो यहाँ पे Cl2। अगर आप इसमें देखोगे ना तो NCERT में एक रिएक्शन भी दिया हुआ है कि अगर एक्सेस है तो हमने मान लो इसके 8 मॉलिक्यूल ले लिए, इसके 3 ले लिए। तो अगर हम इसके फॉर्मेशन की बात करें ना तो यहाँ पर 6 मॉलिक्यूल बनता है किसका, NH4Cl, और प्लस में आपका बनता है N2। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये रहा आपका NH4Cl और N2। कभी कभी आप देखोगे ना कि इसका आंसर ये भी हो जाता है, मतलब अगर आपको ऑप्शन में NH4Cl प्लस N2 नहीं दिया हुआ है तब तो आप इसे प्रीफर कर लो कि हाँ क्या बनता है हमारा, NH4Cl बनता है। लेकिन अगर आपको NH4Cl भी दिया हुआ है, NH4Cl प्लस N2 भी दिया हुआ है, तो इस केस में आप कह दोगे कि आपका जो है ऑप्शन नंबर C करेक्ट होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। इसमें नाइट्रोजन के लिए नॉट करेक्ट बताना है, आपको ध्यान रखना है, करेक्ट नहीं बल्कि नॉट करेक्ट, मतलब कि जो गलत बात कह रहा है। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई। हाँ, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाई होती है। डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, नहीं। अगर नाइट्रोजन की बात करें, अगर नाइट्रोजन फैमिली की बात करेंगे तो जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और ये एंटीमनी बिस्मुथ आपका आ जाता है। तो यहाँ पे जो आपका जो पहला एलिमेंट होता है ना नाइट्रोजन, इसमें डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है। इसके बाद जितने भी आपके जो है एटम है, फॉस्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी बिस्मुथ, इन सभी के अंदर डी ऑर्बिटल एब्सेंट होता है, क्योंकि आपका फिर इसके अंदर 3D 4D सीरीज जो है वो आनी शुरू हो जाती है। लेकिन नाइट्रोजन में डी ऑर्बिटल जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, तो इसका आंसर सिंपल, ये जो है वो गलत बात कह रहा है। इट इज टिपिकल नॉन मेटल, बिल्कुल ये नॉन मेटल ही है। इट्स मॉलिक्यूलर साइज इज स्मॉल, बिल्कुल स्मॉल है, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे बढ़ते हैं तो इसका जो साइज है वो बढ़ते रहता है, यानी कि नाइट्रोजन का साइज सबसे छोटा है। तो ये बात भी सही है, तो 3 बात सही है। ये जो बी ऑप्शन है ये हमें गलत कह रहा है, क्योंकि डी ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट होता है, ना कि अवेलेबल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कि आपको कह रहा है कि आयनिक रेडियाई फॉलो, कि आयनिक रेडियाई बताना आपको, किसमें आपको आर्सेनिक और आपका एंटीमनी और बिस्मुथ दिया हुआ है। तो हमें पता है, हम लिख देंगे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये आपका बिस्मुथ। जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते जाएंगे साइज जो है आपका बढ़ते हुए चला जाएगा। जैसे जैसे आप आओगे साइज उसी तरह से जो है बढ़ते हुए चला जाने वाला है। तो BI का सबसे ज़्यादा होने वाला है, उससे कम SB और उससे कम AS। किसमें दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज करेक्ट। इसमें आपका जो है वो गिवन है, BI3+ का जो साइज है वो सबसे ज़्यादा है, फिर SB3+ और फिर AS3+।
फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 9 कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज मोस्ट मेटालिक। आपको पता होना चाहिए अगर कोई भी पीरियोडिक टेबल में अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर जो है वो आपका बढ़ता है, और अगर हम लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इसमें आपका जो है वो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। अगर आपको ये चीज़ याद है तो आप मेटलिक कैरेक्टर और नॉन मेटलिक कैरेक्टर वाले मैक्सिमम क्वेश्चन आप आसानी से कर पाओगे। जैसे यहाँ पे विच वन ऑफ द मोस्ट मेटलिक, अगर इसमें देखो तो फॉस्फोरस है, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, मतलब वही फैमिली है कि अगर इसके ऊपर नाइट्रोजन रहेगा तो जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे की तरफ आते रहेंगे वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर क्या होगी, इंक्रीज होने वाली है। ऊपर से नीचे आने पर मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है और लेफ्ट से राइट जाने पर नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है। ठीक है, तो मेटलिक कैरेक्टर किसका ज्यादा होने वाला है, दैट इज बिस्मिथ। तो ऑप्शन नंबर डी इसका भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट। आपको गलत बात बताना है कि इसमें से कौन सी बातें जो है वो गलत कही जा रही है। तो नाइट्रोजन हैज द एबिलिटी टू फॉर्म पी पाई बॉन्ड विद इटसेल्फ, बिल्कुल पी पाई बॉन्ड जो है नाइट्रोजन आसानी से बना लेता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, बिस्मिथ फॉर्म मेटलिक बॉन्ड, बिल्कुल बिस्मिथ जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते हैं वैसे वैसे मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है, मेटलिक कैरेक्टर बढ़ता है तो मेटलिक बॉन्ड भी वो जो है बनाना लग जाता है। फिर कैटिनेशन टेंडेंसी इज हायर इन नाइट्रोजन व्हेन कंपेयर टू अदर एलिमेंट एट द सेम ग्रुप। ये इस बात में आप समझोगे, एक होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, इन्हीं दोनों से देख लेते हैं। जैसे जैसे तो नाइट्रोजन जो है वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 के फॉर्म में, लेकिन फॉस्फोरस जो होता है वो आपके P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। मतलब अगर कैटिनेशन की बात, कैटिनेशन का मतलब होता है कि जैसे नाइट्रोजन जो है वो कितने नाइट्रोजन से और बाउंड कर सकता है, मतलब कितने नाइट्रोजन से और जुड़ सकता है, तो ये बनाता है सिर्फ N2, लेकिन फॉस्फोरस जो है वो P4 आसानी से बना लेता है। तो हम कहेंगे कि जो फॉस्फोरस की कैटिनेशन पावर है ना, कैटिनेशन टेंडेंसी है, वो ज़्यादा है ना कि नाइट्रोजन की कैटिनेशन टेंडेंसी ज़्यादा है। अगर कार्बन फैमिली की बात करोगे ना तो कार्बन की जो कैटिनेशन टेंडेंसी है वो सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होती है, क्योंकि अगर आप ऑर्गेनिक भी देखोगे तो ऑर्गेनिक में आप कार्बन को जितने चाहे उतने कार्बन से आप जोड़ते चले जाओ, मतलब इन्फिनिटी तक जो है आप कार्बन को जोड़ सकते हो। ठीक है, पर नाइट्रोजन ऐसा नहीं करता। पर जो फॉस्फोरस है उसकी कैटिनेशन टेंडेंसी जो है नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो ये बात जो है वो गलत है और यही हमसे पूछ रहा है कि रॉन्ग स्टेटमेंट बताना है, तो ये चीज़ जो है आपका रॉन्ग हो गया। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाने वाला है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, द शेप ऑफ ZdF4। मतलब अगर आपको शेप वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तो आपको 100% सभी के पता होना चाहिए कि आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का उसका शेप क्या होगा वो भी आपको पता होने चाहिए। तो ये एक बार आप पक्का 100% देख लोगे, क्योंकि इसमें इतने सारे क्वेश्चन बनते हैं ना कि मैं यहाँ पर एक साथ उतने सारे क्वेश्चन, मतलब तो बहुत सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को पिक किया है आपको बताने के लिए, ताकि आप जितने भी शेप वाले क्वेश्चन है और हाइब्रिडाइजेशन वाले क्वेश्चन है तो उनको आप जरूर से जरूर देख लोगे, क्योंकि आप कई सारे जो है वो ट्रिक्स भी होते हैं कि किस तरह से हम हाइब्रिडाइजेशन निकालते हैं। उन ट्रिक्स को आप यूट्यूब पर सर्च करोगे कि हाइब्रिडाइजेशन का ट्रिक है तो आपको मिल जाएगा, वहां से आप हाइब्रिडाइजेशन को देख लोगे। साथ ही उनका जो शेप है वो हम कैसे बताते हैं वो आप लर्न कर लोगे। तो यहाँ से जो है आपको एक क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है। हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो ZdF4 का जो आपके जो शेप होता है ना वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है स्क्वायर प्लेनर। तो इसका मैं आंसर लगा देता हूँ, लेकिन आप जो है इनको एक बार जरूर से जरूर देख लोगे, तभी आपका जो है अच्छे से ये चैप्टर कंप्लीट हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आपको हमेशा याद रखना कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना वो सिर्फ 3 बनाते हैं। कौन? फ्लोरीन जो हो गया वो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। जो फोन है ना FON, यही तीनों सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्मेशन करते हैं। इसके अलावा कुछ भी हो वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। हम मैच कर लेते हैं, NH3 बनाएगा, H2O ये भी बनाएगा, HCl नहीं बनाएगा, HF बनाएगा। मतलब आंसर क्या हो गया, सी करेक्ट, कि HCl जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फॉर्मेशन नहीं करता है, बाकी NH3, H2O और HF जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, रिड्यूसिंग एजेंट का इनका पूरा का पूरा रेडॉक्स रिएक्शन में एक टेबल बना हुआ है। उस टेबल को अगर आप याद कर सकते हो तो जरूर आप 100% याद कर लो। अगर वो टेबल याद है ना तो कोई भी क्वेश्चन है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट से रिलेटेड आप कोई भी क्वेश्चन आसानी से कर पाओगे। वैसे अगर हम ज़्यादातर जो है वो आपके इसी फैमिली से आते हैं कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और जो आयोडीन है ना, इसके अंदर जो है वो कौन सा जो है सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये क्वेश्चन जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है ना वो आपका होता है कौन सा,
फ्लोरीन। तो फ्लोरीन सबसे आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। आप इसे लर्न भी कर सकते हो कि फ्लोरीन जो है वो सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगर आप उस टेबल को देख लेते हो तो आपका और भी चीज़ जो है वो कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैं आपको यहाँ पर यही बता रहा हूँ क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी लेंथी है, बहुत सारे क्वेश्चन। अगर आप मान लो अगर इस चैप्टर में से आप 200-250 क्वेश्चन कर लेते हो ना बिल्कुल अलग अलग तरह के, तब तो आपका बिल्कुल 100% पक्का हो जाएगा। लेकिन मैं जो इस टॉपिक को आपको बता रहा हूँ, जिस टॉपिक से मैंने क्वेश्चन पिक किए हैं, उन टॉपिक को तो आपको 100% अच्छे से कर लेना है, तभी आपका ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा और आपको कोई भी परेशानी नहीं होने वाली है। आप 100% करके आने वाले हो। एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें, मैं बिल्कुल बार बार कह रहा हूं, क्योंकि एनसीईआरटी के बिना ये चैप्टर बिल्कुल भी अधूरा हो जाने वाला है। अगर किसी टीचर के नोट्स हैं, कुछ भी है, तो उनको बार बार पढ़ो, लेकिन कम से कम एक बार एनसीईआरटी को अच्छे से शांति मन से बैठ के जरूर पढ़ो। आपका ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द नंबर ऑफ पीओपी बॉन्ड इन साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना तो इसमें सबसे पहले हमें उसके स्ट्रक्चर को बनाना आना चाहिए। अगर हमसे कह दिया साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड, अगर हमें इसका स्ट्रक्चर ही नहीं पता तो हम नहीं बता पाएंगे कि इसके अंदर पीओपी बॉन्ड क्या है। एनसीईआरटी के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर हैं उनको एक बार अच्छे से जरूर याद कर लोगे। अगर स्ट्रक्चर वाले क्वेश्चन आएंगे सिर्फ एनसीईआरटी से आएगा। आप यकीन मानिए, आप 12th बोर्ड दे रहे हो, नीट हो या जेई हो, आपको क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल 100% आपको एनसीईआरटी से ही मिलते हैं, खास करके पी ब्लॉक एलिमेंट में। तो एनसीईआरटी को आपको मिस नहीं करना है। बात करते हैं साइक्लिक मेटाफॉस्फोरिक एसिड का, तो इसका जो है स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार होता है। ओ, फिर यहाँ होता है पी, फिर यहाँ बना लेता हूँ मैं पी, ये हो गया, एक मिनट, ये हो गया पी, ये हो गया पी, फिर ओ, और ये O और ये P, और ये बॉन्ड जो है वो ऐसे बने रहते हैं। एक तरह से बेंजीन हो गया, लेकिन इसमें ऑक्सीजन और फॉस्फोरस होता है। हर एक फॉस्फोरस पे डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। यहाँ पे भी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH, इस P पर भी डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड OH। ये हमने लगा दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि कितने POP बॉन्ड है। एक तो ये रहा POP बॉन्ड, ठीक है, एक ये वाला रहा, फिर दूसरा कौन सा है, ये रहा POP बॉन्ड, फिर तीसरा कौन सा है, ये रहा पीओपी बॉन्ड है। इसके अलावा कोई भी पीओपी बॉन्ड आपको इस स्ट्रक्चर में देखने को नहीं मिलेगा। तो कितने हमें पीओपी बॉन्ड दिखे, 3। तो इसका आंसर जो हो गया सी, दैट इज 3 इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है PCl5 ऑन हाइड्रोलाइसिस। ये क्या आ गया, सिंपल रिएक्शन कि आपको PCl5 का H2O के साथ रिएक्शन आना चाहिए। तो PCl3 प्लस आपका क्या है H2O। अगर जैसे आप PCl3 का H2O के साथ रिएक्शन करवाते हो तो आपको किसका फॉर्मेशन होता है, H3PO3 और प्लस में आपका क्या बनता है HCl, ठीक है, इस चीज़ का फॉर्मेशन होता है। तो इसमें क्या होता है कि आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए। अगर आपको रिएक्शन याद है आप बहुत ही आसानी से कर पाओगे। अगर रिएक्शन नहीं पता तो आप थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप थोड़ा सा अलग तरीके से भी कर सकते हैं। जैसे इसमें हम क्या करते हैं ना कि PCl3 में आप मान लीजिए कि इसमें ना हम ऐसा करते हैं कि कोई एक अलग कंपाउंड बने जो कि नामी ग्रामी हो। जैसे HCl एक नामी ग्रामी कंपाउंड है, H2O एक नामी ग्रामी जो है वो हम कंपाउंड कह सकते हैं। तो जैसे हमारा H2O है तो H2O का फॉर्मेशन नहीं होगा, क्या होगा, HCl। तो इस तरह से आप इसे लर्न कर सकते हो। तो आप किसी भी तरह से आप देखो कि आप किस तरह से रिएक्शन को लर्न कर सकते हो। आपको हर एक रिएक्शन लर्न होनी चाहिए, तो आप रिएक्शन वाले क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाओगे। तो ये हो गया आपका H3PO3, दैट इज ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग हाइड्राइड्स ग्रुप 16 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी। अगर इससे पहले हमने क्या देखा था, बहुत पहले अभी हमने देखा था बॉइलिंग पॉइंट का। अगर स्टेबिलिटी की बात करोगे तो मान लो अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये आपका पतला सा क्या है, एक चौक है, चौक नहीं आप इसे लकड़ी मान लीजिए, या छोटी सी लकड़ी है। फिर इसके बाद थोड़ी बड़ी लकड़ी आ गई आपके पास, फिर थोड़ी और लंबी लकड़ी आ गई, थोड़ी और लंबी लकड़ी आ गई, सारी पतली पतली है पर बिल्कुल ऐसे पहले तो छोटा सा है, फिर वैसे से बड़ा हो रहा है। जब आपको भी पता है कि जिस लकड़ी की साइज जितनी ज़्यादा लंबी होगी उसे तोड़ना उतना ही ज़्यादा आसान होने वाला है। ये तो आप डेली लाइफ में भी देखते होंगे। अगर इसको तोड़ना ज़्यादा आसान है तो हम कहेंगे कि ये स्टेबल नहीं है, ये तो बहुत ही जल्दी टूट रहा है। तो स्टेबल कौन सा हो गया, छोटा वाला। अगर छोटा वाला को तोड़ना बहुत ही मुश्किल है, अगर आप इसे तोड़ने जाओगे ना तो नहीं टूट पाएगा। आप क्या करो, लकड़ी को तोड़ते जाओ, जितना ज़्यादा छोटा होते जाएगा ना तोड़ना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होगा। जितनी लंबी लकड़ी होगी तोड़ना उतना ही ज़्यादा आसान होगा। अगर तोड़ना आसान है यानी वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल कौन सा है, जिसे तोड़ना मुश्किल है। अगर हम उसे तोड़ नहीं पा रहे हैं तो वो क्या है, ज़्यादा स्टेबल है। तो हम कहेंगे जैसे जैसे साइज बढ़ेगा ना वैसे वैसे उसकी स्टेबिलिटी जो है हाइड्राइड्स की वो कम होती चली जाएगी। तो यहाँ पे ऑक्सीजन
सल्फर, सेलेनियम, टेलेनियम, हम कह देंगे कि H2O की जो साइज है वो छोटी होती है। फिर जैसे जैसे हम इधर बढ़ रहे हैं तो साइज जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो स्टेबिलिटी जो है वो कम हो रही है। तो इसका सिंपल आंसर हो जाएगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो ऑक्सीडेशन नंबर आपको आता है, एसिड का कितना हो गया 0, इसमें आप देख लोगे या तो ए होगा या तो सी होगा। ऐसे भी हम क्वेश्चन करते हैं, अगर एमसीक्यू आता है ना तो ऐसे ही करना होता है। अगर मान लो पहले ही 0 होता और यहाँ पे 0 के अलावा कुछ और होता तो हमें इन दोनों को चेक ही नहीं करना पड़ता, हम डायरेक्ट टिक लगाते हैं कि हाँ भाई इसका आंसर ए हो गया। तो हम कहेंगे या तो इसका आंसर ए है या फिर सी है, यानी कि बी और डी तो बिल्कुल नहीं होने वाला है। नेक्स्ट चेक करेंगे, हमने मान लीजिए हमने H2S का चेक किया। H2S का अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पे जो H का कितना होता है प्लस में 1 होता है, तो यहाँ पे आ जाए आपका हो जाएगा +2 प्लस में x इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी -2। तो वैल्यू कितनी आ गई आपकी -2, मतलब कि थर्ड वाले की -2 है तो इसमें +2 है तो ये नहीं होगा, इसमें -2 है तो ये होगा। बिल्कुल करेक्ट हो गया, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है बल्कि ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें करेक्ट है। इस तरह से एमसीक्यू को करना होता है। मान लो अगर इसमें आपको नहीं पता था ना, अगर ये दोनों भी आपको पता था तब भी आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हो। वैसे अगर आप इनको निकालोगे तो +1 ही आ रहा है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 कि पेंटावैलेंस इन फॉस्फोरस इज मोर स्टेबल व्हेन कंपेयर टू दैट ऑफ नाइट्रोजन। मान लो इसमें मतलब कह रहा है कि जो PCl5 है, मतलब जो पेंटावैलेंस जैसे कि PCl5 है और NCl5 है, तो NCl5 एग्जिस्ट नहीं करता है पर PCl5 एग्जिस्ट करता है, ऐसा क्यों? इसके बारे में मैंने आपको ऑलरेडी पहले बता दिया था कि जो नाइट्रोजन होता है और फॉस्फोरस होता है, तो फॉस्फोरस के अंदर डी ऑर्बिटल होते हैं, इसके अंदर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं। अगर डी ऑर्बिटल नहीं होते हैं तो ये अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर सकता है, पर फॉस्फोरस अपने आप को एक्सपेंड करके ज़्यादा बॉन्ड वो बना सकता है। इसलिए PCl5 जो है वो आसानी से पेंटावैलेंट का फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन पेंटावैलेंट नहीं बना सकता है। तो क्यों होता है? तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्योंकि P जो फॉस्फोरस है उसके अंदर वैकेंट डी ऑर्बिटल है, इसी के कारण जो है वो जो उसमें एग्जिस्ट करता है पेंटावैलेंट के फॉर्म में, और नाइट्रोजन पेंटावैलेंट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द हैबर प्रोसेस इज यूज। ये तो बिल्कुल आप 8th क्लास से पढ़ते आ रहे हो कि हैबर प्रोसेस किसके लिए यूज होता है? अमोनिया के लिए। अब सल्फ्यूरिक एसिड के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए और स्टील के लिए कौन सा जो है प्रोसेस होता है यूज, वो आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20 कि मैक्सिमम कोवैलेंसी ऑफ नाइट्रोजन। अब यहाँ पे क्या होता है ना, मैक्सिमम कोवैलेंसी हम कहते हैं क्या, जैसे मान लीजिए नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन में हम कहते हैं या तो इसकी +3 होगी या तो ये +5, मतलब इस तरह से हम कहते हैं। तो हम कई सारे बच्चे सोचते हैं कि हाँ भाई नाइट्रोजन है तो हम इसका +3 लगा सकते हैं क्योंकि अपने आप को एक्सपेंड नहीं कर रहा है तो +3 होगा, बल्कि ऐसा नहीं है। अगर आप नाइट्रोजन की बात करते हैं ना, तो आप नाइट्रोजन की अगर आप बात करते हैं तो NH4 पॉजिटिव इस चीज़ का ही फॉर्मेशन करता है। किस तरह से करता है? तो वो ये रहा, जैसे आप मान लीजिए एक नाइट्रोजन है तो इस नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ते हैं इस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ और एक हाइड्रोजन यहाँ, और जो इसके पास लोन पेयर बच जाता है वो एक दूसरे हाइड्रोजन को यहाँ से कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेता है और इस पूरे के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो इस तरह से ये NH4 पॉजिटिव का ही फॉर्मेशन कर सकता है। तो हम कह देंगे कि नाइट्रोजन की जो मैक्सिमम कोवैलेंसी है वो 3 नहीं बल्कि 4 होगी, ठीक है। तो इसका सिंपल आंसर हो गया। तो ये थे टॉप 20 क्वेश्चन। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।